हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का अर्थशास्त्र का पाठ नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ेंगे। ये बच्चों की डिमांड पर है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, मैम आप अगली वीडियो इकोनॉमिक्स की बनाना। ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा भी है। ठीक है, आप समझ ही सकते हो। चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। यानी कि आप ये देखिए, निर्धनता कहते किसे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि जो व्यक्ति अपनी बेसिक आवश्यकताओं को, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता, किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर यदि किसी को रोटी भी नहीं मिल रही है, पहनने को कपड़ा भी नहीं है, उसके रहने के लिए घर भी नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी रोज की बेसिक नीड है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर पा रहा है तो क्या है? वो गरीब है। उसको हम क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे, निर्धन बोलेंगे। ठीक है, और देखिए जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत के सामने जो ये गरीबी है, गरीबी एक प्रमुख चुनौती के रूप में है। ठीक है, उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी चर्चा करने के पश्चात, ठीक है, यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, देखिए कुछ लोग तो गरीब हैं ही हैं, उसके अलावा एक चीज और है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि निर्धनता रेखा के नीचे भी लोग रहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो सरकार है, हमारी सरकार ने कुछ उपाय किए हैं जिससे जो निर्धनता निरोधी जो उपाय हैं उनकी भी चर्चा इस चैप्टर के अंदर की गई है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, परिचय से स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी, वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी, वे चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। देखिए गरीब कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो गांव में रहता है वो भी गरीब हो सकता है, जो शहर में रहता है वो भी गरीब हो सकता है। ठीक है, डेली कमा के खाने वाला व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, और जो ढाबे पे काम कर रहा है, जो बच्चे हैं वो भी गरीब हो सकते हैं। ठीक है, वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि जो हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें से आप ये लगा लीजिए कि हर चौथा व्यक्ति, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए कि हमारी संख्या 10 है, 10 में से हर चौथा व्यक्ति क्या है? वो गरीब है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि विश्व में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, और यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा गरीब लोग क्या रहते हैं? वो रहते हैं आपके भारत में। ठीक है, देखिए अब हम बात करें कि निर्धनता के कारण क्या होते हैं। देखिए अगर हम सीधे इसके कारणों पर चर्चा करें तो ये हो सकता है, देखिए भूमिहीनता, अगर किसी व्यक्ति के पास भूमि नहीं है तो क्या है? वो भी गरीब है। सबसे बड़ी बात बेरोजगारी। ठीक है, यानी कि जिसके व्यक्ति के पास में कोई भी करने के लिए कुछ भी काम नहीं है, जो बेरोजगार है, अगर उस व्यक्ति के पास में करने के लिए कुछ काम नहीं है तो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से उसके पास आएगा? ठीक है, दूसरा कारण है आपका बेरोजगारी। तीसरा है आपके परिवार का आकार, यानी देखिए जो हमारे परिवार में जो लोग हैं, अगर किसी की फैमिली में ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोगों के लिए हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, अगर कम परिवार का आकार छोटा है, कम लोग हैं परिवार के अंदर, तो हम कम चीजों में भी अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार का साइज बड़ा है तो हम उसमें गुजारा नहीं कर पाते हैं। चौथा कारण है आपका निरक्षरता। निरक्षर का मतलब समझते हैं? जिसको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं? निरक्षर। यानी जिसको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है वो क्या है? निरक्षर। जब आपको किसी बात की नॉलेज ही नहीं है, आपके अंदर कुछ स्किल ही नहीं है, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो चौथा कारण है आपका निरक्षरता। इसके बाद है आपका खराब स्वास्थ्य, कुपोषण। अगर देखिए
आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार रहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपने खुद भी देखा होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो आप स्कूल भी टाइम से आप आते हैं, स्कूल की भी आप छुट्टियां करते हैं, ठीक है। तो ये कारण आपका ये स्वास्थ्य खराब और कुपोषण भी है। दूसरा है बाल श्रम। अब आप देखिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए या काम करना चाहिए। तो देखिए, जो सरकार है, सरकार ने भी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सबको जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से कर रखी है, ठीक है। तो बाल श्रम भी निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक है। और लास्ट है आपका असहायता, ठीक है। आप देखिए, असहायता का मतलब क्या है? अगर आप किसी की मदद नहीं कर पाते, आप तो देखिए पहले आप खुद उस काबिल बनिए कि आप पहले अपने परिवार की हेल्प कर पाएं और बाद में आप दूसरों की हेल्प कर पाएं, ठीक है। तो जो असहायता है ये भी एक आपका इसमें कारण है, ठीक है। देखिए, वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। देखिए, निर्धनता का मतलब क्या है? आपको पता है कि अगर आप भूखे हैं और दूसरे के ऊपर आप आश्रित हैं तो इसका मतलब आप गरीब हैं, ठीक है। आप दूसरे के ऊपर कब डिपेंड होते हैं? जब आपके पास में कुछ भी काम करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, ठीक है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। निर्धनता का मतलब ये भी है कि आपके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है और आपके आसपास में सफाई सुविधाओं का भी अभाव है, ठीक है। और देखिए, जो गरीब माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं और बीमारी का इलाज भी नहीं करा पाते, ठीक है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं गरीब रहूं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि वो गरीब हो जाते हैं या गरीब रह जाते हैं, ठीक है। अपने करोड़ों लोगों की दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है, ठीक है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे पूछ सकती है, किसने कहा था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का जो निर्धन व्यक्ति है वो भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। यानी कि जब सब लोग गरीबी से बाहर निकल जाएंगे तभी हमारा देश वास्तविक रूप से स्वतंत्र होगा, ठीक है। बात करते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है, ठीक है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं निर्धनता रेखा की। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। देखिए, जिस व्यक्ति की आय अधिक है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको तो गरीब नहीं बोलते, उसको तो अमीर बोला जाता है, ठीक है। और अगर उसकी आय अधिक है तो जो उसके वस्तुओं की जो क्वालिटी है, जो उसके उपभोग का स्तर है वो भी बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। तो यानी कि निर्धनता का आकलन हम एक आय विधि के द्वारा और दूसरा जो उपभोग स्तर है इसके द्वारा करते हैं। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण रूप करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं, ठीक है। देखिए, जो मूल आवश्यकताएं हैं वो हर एक देश में अलग अलग देशों में अलग अलग हैं, ठीक है। और ये काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। यानी कि स्थान के अनुसार और समय के अनुसार जो निर्धनता रेखा है वो अलग हो सकती है।
प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिस भी रेखा का प्रयोग, जिस भी लाइन का प्रयोग किया जाए वो आपकी कैसी है, वो एक काल्पनिक रेखा होती है जिसका प्रयोग करके ये क्या करते हैं, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास में कार नहीं है, जबकि भारत में अभी कार रखना विलासिता माना जाता है। आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि देखो, आप कार भारत में हर किसी के पास में नहीं है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में किसको गरीब माना जाता है, जिसके पास में कार नहीं है। तो आप देखिए कि हमारी सरकारों को हमारे लिए भी कहाँ तक कितना और काम करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तो लोगों के पास में रोज की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सामान नहीं है। ठीक है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक, देखिए वो हमें पता है कि हम जो सरकारें क्या करती हैं कि हमारे देश में अगर हमें गरीबी को दूर करना है तो मेन चीज़ें वही होती हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है, फ्री चीज़ें देंगे, कपड़े, जो ईंधन होगा, चिकित्सा होगी, इन्हीं आदि बातों पर विचार किया जाता है कि कार तक तो कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और नेक्स्ट की जो लोग शहरों में रहते हैं, जो नगरों में रहते हैं, उनके लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो शहरों में जो लोग रहते हैं ना, ज़्यादा नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, तो वो मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, फिजिकली कम, तो इसलिए उनको कितने कैलोरी की जरूरत होती है, 2100 कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। अब आप एक बात बताओ, इतनी महंगाई में, ठीक है, 816 रुपये और 1000 रुपये में बताइए किसके घर का गुजारा हो रहा है। ठीक है, और ये डेटा कब का है, 2011-12 का है। ठीक है, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, वो किस हद तक है। ठीक है, आप देखो सिलेंडर ही 800 रुपये का आ रहा है शहरों में, तो 1000 रुपये में आपका कहाँ से गुजारा होगा। ठीक है, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों परिवार निर्धनता के नीचे होगा यदि उनकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। ठीक है, इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है। आप देखो 4080 और 5000 रुपये भी लोग बाग पूरे महीने नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो कितनी ही रोजगार की कमी है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रति दर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSO द्वारा किया जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्धनता रेखा का जो आकलन है, ठीक है, जो सर्वेक्षण है वो कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है, तो NSO। यहाँ से आपसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि NSO की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे उसके राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्धनता के अनुमान। देखिए, भारत में निर्धनता अनुपात
में वर्ष 1993 में लगभग 45% से 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% आ गया। यदि यह प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973-93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12, जिसमें औसत गिरावट 2.2% प्रति वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच में हुई है। ठीक है, तो कोई डेटा दे रखा है निर्धनों की संख्या, ठीक है, ग्रामीण और शहरी, और निर्धनता का अनुपात, दोनों चीज़ हमको ये दे रखी हैं। अब हम बात करते हैं असुरक्षित समूह। देखिए, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, यानी कि गरीबी से जो लोग सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं वो आपके SC ST, ठीक है, वो हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, जो लोग जो किसान हैं वो, और जो शहरों में जिनकी मजदूरी फिक्स नहीं है, जिनको कभी कभी मजदूरी मिलती है, रोजगार मिलता है, वो लोग सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इस तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के अध्ययनों में दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण, कृषि, श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। ठीक है, हम बात करें अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। देखिए, भारत के जितने भी राज्य हैं ना, उन राज्यों में लोग, मतलब जो उनका जो रेशो है वो एक समान नहीं है, किसी राज्य में ज़्यादा और किसी राज्य में कम है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। बिहार और उड़ीसा क्रम से 33.7 और 32.6% निर्धन औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के 2 सर्वाधिक गरीब राज्य कौन कौन से हैं, तो है आपका बिहार और उड़ीसा। ये आपके पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य आज भी ये बने हुए हैं। ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो सार्वजनिक वितरण किया गया है वो एक कारण है कि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वहाँ पर गरीबी में कुछ सुधार हुआ है। अब हम बात करते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह में रहने वाले लोगों का अनुपात
1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इसमें बहुत वृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई है। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, जो 2005 में 15.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% रह गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रस्ताव है। देखिए, जो ये संयुक्त राष्ट्र है, इसने ये कहा है कि 2030 तक हम गरीबी ये सिर्फ प्रपोजल रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है कि जहां तक हम 2030 तक जो गरीबी है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं निर्धनता के कारण। निर्धनता के क्या क्या कारण है। ठीक है, भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण है, देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जो आर्थिक विकास था, आर्थिक विकास का निम्न स्तर, ठीक है, यानी कि जो आर्थिक विकास था उसकी जो दर थी, जो उसका रेट था, वो बहुत ही कम था। औपनिवेशिक के जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम में क्या था कि इसके कारण से और जो आर्थिक विकास का जो स्तर निम्न था, तो इस कारण से जो वहाँ पे जो कारण था, ये एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने जो पारस्परिक हस्तशिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योग को विकास को हतोत्साहित किया। ठीक है, यानी कि जो लोग हाथ से काम करते थे उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, और जो वस्त्र उद्योग जो थे उनको भी डिमोटिवेट किया, उनको भी हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। ठीक है, यानी कि जो विकास का जो रेट है वो 1980 के दशक तक वो बहुत ही धीमा रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिर गई। जब विकास की स्पीड ही कम होगी, लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, जो रोजगार के जो अवसर हैं वो भी कम होंगे। अगर रोजगार के अवसर कम होंगे तो जो लोग की आय है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। ठीक है, तो अगर हम कारणों की बात करें, देखिए, सबसे पहले ये देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो आर्थिक विकास का स्तर है वो नीचा था। ठीक है, दूसरा, विकास की दर नीची रही और तीसरा, रोजगार के अवसर घटे और आय की में वृद्धि दर भी कम हो गई। ठीक है, चौथा, आपका जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, उसकी दर भी बहुत कम थी और आपका उसमें जो जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या वृद्धि है, ये भी एक कारण था। ठीक है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों में भाड़ झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण है। ठीक है,
यानी कि जो आय में जो असमानता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था गरीबी का। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों को पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धन सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों, धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण भी ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों। यानी कि देखिए, अगर आप जरूरत से ज़्यादा ऋण ले लेते हैं तो आपके गरीब होने का कारण भी बनेगा और उसका परिणाम फिर क्या होगा, वो दोनों ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्धनता निरोधी उपाय। ठीक है, इनकी गरीबी को दूर करने के उपाय। क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, गरीबी के क्या कारण है और गरीबी को दूर करने के उपाय। ठीक है, और जो एक एक नंबर के जो मैंने बीच में बताया वो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। ठीक है, इन परिस्थितियों में लक्षित निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। देखिए, ये है मनरेगा। कई बार आपसे यहाँ से इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि मनरेगा का विस्तारित रूप लिखिए या मनरेगा को कब लागू किया गया था। ठीक है, और कई बार इसका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं कि मनरेगा के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मनरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, इसको कब आई थी? 2005 में आई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। ठीक है, आप इतना लिखोगे तो इसमें आपके 3 नंबर पूरे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक तय रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं का हिस्सा क्रम से 23%, 17% और 53% है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये प्रति वर्ष 2013 में कर दिया गया। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर सीमा परिषद 281 रुपये प्रतिदिन, हरियाणा के श्रमिकों के लिए 168 प्रतिदिन, बिहार और झारखंड के श्रमिकों को तय की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकार भी अन्य योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा।
एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। देखिए यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कब लागू किया गया था, तो ये 2004 में लागू किया गया था। ठीक है, और ये 150 जिलों में इसको लागू किया गया था। और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब हम बात प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये एक अन्य योजना है कि इसको जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसे कब लागू किया गया था, तो इसे 1993 में आरंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का रखा गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था, 1999 में इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल आवश्यकताओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और अन्य महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, इन कार्यक्रम के मिले जुले परिणाम हुए हैं। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निर्देशित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया। अब बात करते हैं भावी चुनौती। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सर्वजन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे और ये और भी बड़े काम होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि इस चैप्टर की, तो हमें इस चैप्टर में निर्धनता के बारे में जाना, उसके कारणों के बारे में जाना, उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में भी जाना। ठीक है, और निर्धनता का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही। तो सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलो। साथ में आप कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।